नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। बहुत सारे दर्शक कह रहे थे कि गिरीश जोशी जी कहाँ हैं, बहुत दिन हो गए उनको देखा नहीं, तो मैंने कहा गिरीश जोशी को सुबह सुबह 9 बजे ले लेते हैं। तो अमेरिका की जो एक तरफा नीति है, उसका मुकाबला करने के लिए भारत और चीन की अब बायलैटरल संबंधों पर विचार विमर्श शुरू हो गया है और उस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो डायरेक्टली उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उसकी दो वजहें हैं, क्योंकि आपने देखा पीयूष गोयल अमेरिका गए थे और कहीं ना कहीं उनको अमेरिका में कोई उनके स्टेट सेक्रेटरी जो कॉमर्स या बिजनेस हेड करते हैं उनसे कुछ ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं। तो अमेरिकन नीति के तहत अब शायद इंडिया को भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका एक तरफा नीति की तरफ बढ़ रहा है। उधर चीन सीमा संबंधी प्रश्नों पर और व्यापार पर लोगों के बीच आदान प्रदान को शुरू हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया कि चीन से जो है हमारा कोई जो रिलेशंस खराब नहीं है, और उसका स्वागत जो है उनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी किया था चीन के। और चीन हमारे साथ व्यापार तो करता ही है, हमको पता है कि $100 बिलियन का इंपोर्ट है जिससे हमारी सारी इंडस्ट्रीज चलती है, हमारे बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। तो उधर अमेरिका को भी $263 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ। तो चीन और अमेरिका की लड़ाई में कहीं भारत तो नहीं पिस रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरा सवाल ये है कि जो अमेरिका नेगोशिएटिंग टेबल पर चीन को लाना चाहता है, क्योंकि ट्रम्प साहब शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई हम तो चीन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, करते रहेंगे, और उसके लिए हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं, चाहे मुझे चीन बुला लें या चीन से शी जिनपिंग अमेरिका आ जाए। तो चीन को वो नकार नहीं रहे हैं, तो हम लोग चीन से दुश्मनी क्यों मोल लें। और दूसरी बात यह है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चीन के साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखना ही शायद हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। और उधर अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता है, लेट्स से 60% टैरिफ अप्रैल से लगा देता है, जो उसने धमकी दी है, 20% तो उसने लगा ही दिया है, और 40% और लगा देता है, तो क्या इंडिया के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज भी खड़ी हो जाती है? क्योंकि इंडिया में जैसे कनाडा और मेक्सिको को एक ग्लोबल हब बनाया जा रहा है प्रोडक्शन का, सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी वहां जा रही हैं। तो क्या इंडिया को भी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का हिस्सा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा बनाने में फायदा नहीं होगा चीन के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट या एफटीए करके या अपना ट्रेड एग्रीमेंट करके? जी आत्मजीत जी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियों में एक अकाउंटेंट आता था जो 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, मैं उनका नाम भी लूंगा, बहुत ही रिस्पेक्टेड थे, वो मोमैया साहब थे। ही वॉज अकाउंटेंट इन अ स्पिनिंग मिल। वो स्पिनिंग मिल बंद हो गई, तो वो टेम्पररी ऐसे ही सब अकाउंट्स के सबके टेम्पररी लिखने के लिए वो 500 रुपीज पर मंथ में 10-12 कंपनियों में वो आके लिख के चले जाते थे। लेकिन उसको बहुत ही मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, क्योंकि ही वाज एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। लेकिन सडनली हिज ओनली डॉटर बिकम्स आईएएस, और उसके बाद आप देखिए कंपनियों का जो रवैया चेंज हो गया कि उनके चेयरमैन सीईओ भी रास्ते में देखते थे, उनको लेके आते थे, उनको गाड़ियां भेजते थे। दिस मेक्स द डिफरेंस। यू हैव टू रियलाइज कि भाई आज उस आदमी की कैपेबिलिटी क्या है। आज चाइना के सामने आप देख लीजिए, सुपर पावर में अब दो ही नाम बोले जा रहे हैं। अमेरिका तो सो कॉल्ड है, लेकिन चाइना लिटरली हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इटसेल्फ एज एन सुपर पावर। अभी आप देख लीजिए, वो जिसकी मोनोपोली थी अमेरिका में, दैट वाज टूरिज्म, ऑयल, मिनरल्स, ये इसमें सब में जो था वो धीरे धीरे चाइना ने सारा ही कैप्चर कर लिया। अभी आप देखिए स्पेस में भी जो अमेरिका ये बता रहा था कि वो सबसे आगे चल रहा है, तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तियानवेन-1 अभी निकाला है। तियानवेन-1 विल बी गोइंग अप टू 7। अब उसका जो मेन सोर्स है, उसने कैसे कैप्चर करा कि वो डीप स्पेस में जो एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं उन पे जाके वो सर्च करेगा कि भाई मिनरल्स कौन से उस पे हैं और हाउ दैट कैन बी डेल्ट विद। देखिए वो कहाँ का सोच रहा है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं चंद्र पे आदमी भेजूंगा, मैं मंगल पे आदमी भेजूंगा, मैं टेलीस्कोप लगाऊंगा, मैं वहां से वॉच करूंगा। तो एक बेसिक थियरी डिफरेंस जो है कि चाइना इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय ट्रेड, और अमेरिका के पास एक ही चीज है बेचने के लिए, हथियार। अभी आप देखिए उसका वो बोलना एक है कि भाई मैं वॉर नहीं चाहता हूं, लेकिन इंस्टिगेट वो सबको कर रहा है। कल मैसेज आया, जैसे यूरोपियन यूनियन से तुमने हाथ छोड़ लिया कि भाई अभी अपना रिस्पेक्ट देखो, तो पोलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू टेल कि हम लोग जो 30 साल पुराना एग्रीमेंट था ग्लोबल की लैंड माइन्स नहीं बिछाएंगे, तो हम लोग लैंड माइन बिछा रहे हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर का आउटकम पता नहीं चल रहा है। तो ही इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट द पीपल के यूरोपियन यूनियन में कैसे या रशिया के कुछ ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट्स में डिस्टर्बेंस हो।
तो इसकी ये जो ड्यूअल थियरी है, और ऊपर से आप देख लीजिए कि इसने अभी चाइना है सेट कि बाय एंड ऑफ द 25 दिसंबर 12,000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में वो भेजेगा। अब वो भेजने में क्या, वो नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं। और आप जो गूगल पे आप कूद रहे थे कि भाई गूगल मैप सही है, तो उसने ऑलरेडी बाइडू बना लिया है। बाइडू का नेविगेशन सिस्टम आपसे 3 गुना ज्यादा फास्ट है। तो आप देखिए कि अभी हमको ये तय करना पड़ेगा। अमेरिका की जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम है कि आपने फूट करो और राज करो, तो उसने पहले ट्राई करा कि इंडिया को वो डल कर दे, हम उसकी ट्रैप में चले गए। रशिया को उसने कोशिश करी, रशिया ने झुक के दिया नहीं। नो कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया ने उसको सरेंडर किया है। किस कंट्री ने अपने टैक्सेस पे टैरिफ्स बात करी? एवरीबडी सेड वील रिटेलिएट। क्योंकि अमेरिका की ओरिजिनल पोजीशन अब जानने के बाद भी आपकी क्या मजबूरी थी कि आप ट्रंप को इतना झुकते चले जा रहे हो? आज आप देखिए जो पाइपलाइन का सिस्टम था, इसमें भी इनकी एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट देखी कि पहले जो लाइन चल रही थी दैट वाज कतार, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया एंड टर्की। इन्होंने सीरिया को डिस्टर्ब कर दिया ताकि वो लाइन बंद हो गई। यूरोपियन यूनियन को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो दे ऑल्सो नो कि भाई अमेरिका की ड्यूअल पॉलिसी है। उसके पहले जो ईरान टर्की से चलता था, जो टर्की इजराइल को भी सप्लाई करता था और यूरोपियन यूनियन को भी करता था, तो इन्होंने टर्की को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया अभी। सो दे डोंट वांट कि यूरोपियन यूनियन को कहीं से भी सस्ता गैस मिल जाए या ऑयल मिल जाए ताकि वो मेरे सामने पड़े। तो ये थियरी अब क्लियर समझ में आ गई है। तो आपको जब एक आदमी समझ में आ गया उसका नेचर, तो यू शुड हैव डिसाइडेड। आप देखिए अमेरिकन सैंक्शंस लगने के बाद चाइना ने और एक बड़ी गेम खेली, दैट वाज टूरिज्म। टूरिज्म में अमेरिकन आने से एक बड़ा मोनोपोली होता था कि दे यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। चाइना ने पिछले 3-4 साल में 1 ट्रिलियन का खर्चा किया और मैक्सिमम पीपल ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड आर चाइनीज। और वो टूरिज्म के लिए आप देखिए उन्होंने अभी एक नया भी सिस्टम बना दिया कि क्रूज अगर आता है चाइना में, तो उसके पैसेंजर्स को विदाउट वीजा दे विल अलाउ देम टू गो अराउंड चाइना फॉर 10 डेज। आप देखिए वो टूरिज्म भी कैसे कैप्चर करता चला है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे अगर नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का कोई बिजनेस है दैट इज टूरिज्म। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप लोगों का चॉइस क्या है। और अभी आप देखिए ताइवान धीरे से मानने लग गया है कि कल अगर चाइना हम पे वॉर करेगा तो अमेरिका बचाने की हालत में नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी में तो ऑलरेडी पोजीशन ले लिया। अब जापान भी समझने लगा है। तो अभी आपके पास आप समझ लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया तो आपसे हाथ से निकल गया। अमेरिका का स्टैंड कौन सा पावरफुल है जो आपको आके बचाएगा? आपके सामने की तरफ देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी इसी डर में चाइना हेल्प कर रहा है कि भाई आप अगर दादागिरी करोगे तो आपके दोनों तरफ भी। तो आपने वही काम किया है जो आज अमेरिका कर रहा है। आपने सारों को परेशान करना शुरू कर दिया। आप देखिए मैक्सिको को दबा रहे हो, कनाडा को दबा रहे हो, आपने सबको बोल दिया कि भाई मैं आदमी बाहर निकाल दूंगा। तो व्हाट आर दे नाउ रिटेलिएटिंग? और फिर आप देखिए अभी आपने एक प्रोग्राम करा था दैट वाज, उसका भी नाम लिखा था प्रसाद, टूरिज्म बढ़ाने के लिए। दैट वाज पिलग्रिम रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। अब इस लेवल के नीचे कितने टूरिस्ट आपके पास आएंगे? और आपका टूरिस्ट का तो पहला नतीजा आप गोवा ही देख रहे हो। गोवा में मैक्सिमम वर्ल्ड के आते थे, आज ये कि बीचेस खाली है वहां पे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर यूनियन गेटिंग एक्टिवेटेड और यूनियन की दादागिरी। तो आप अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप टूरिज्म को कहां से बढ़ावा दोगे? आप मेडिकल टूरिज्म बता रहे हो, तो मेडिकल टूरिज्म में आपके पास रोड मैप क्या है? आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बिल्कुल लूट लेती हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपको धंधा कौन दे सकता है। अमेरिकन सैंक्शंस लगने के बाद आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से निकल के इंडिया में आने की बजाय, आपने अगर उसी टाइम लोकल पॉलिटिक्स को साइड में रख के बोल दिया होता कि भाई मैं चाइना से दोस्ती रखूंगा, आपको पसंद हो या ना हो। आपने कमाने तो उनको दिया, आपने चुपचाप उनसे माल भी कमाया, आपने उनको फॉरेन एक्सचेंज, आपने 2 नंबर का पैसा लाने में भी चाइना की हेल्प मांगी थी। तो आप खुल के धंधा क्यों नहीं करना चाहते हो? लेकिन दैट वाज डिस्टर्बिंग योर लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि आपने ही बोल दिया था कि लाल आंख दिखानी चाहिए। आपका ही बोला हुआ आपको अब लड़ रहा है। तो आप देखिए कि आज एशिया में भी हमारी हालत अमेरिका जैसी है। विच कंट्री इज विद अस? तो मैं ये समझता हूँ, लिविंग असाइड द पॉलिटिक्स। जी जी, कंप्लीट करें। हाँ, वी विल हैव टू चेंज अवर फॉरेन पॉलिसी। ये सीधी सी बात है। अभी भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। अभी भी किसी एक मैं चैनल का नाम नहीं दूंगा, फॉरेन की दम देवर प्लेइंग मिडशिप के, आप लोग आईटी में भी अभी आपको बता रहे हो, कल योर मिनिस्टर सेज कि हम लोग 10 महीने के अंदर रिलायंस के साथ मिलकर बहुत ही बड़ा एक पावरफुल एआई लॉन्च करने जा रहे हैं। व्हाट इज योर मैप? आपके पास 28 नैनोमीटर से ज्यादा तो अभी तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी नहीं हुई है। तो आप डिपेंडेंट उसी पे हो।
चाइना की पोजीशन देखिए, आज भी 90% ऑफ द मिनरल प्रोसेसिंग इज विथ हिम। तो अगर अमेरिका रिग कर भी लेगा, वो ड्रिल में भी ड्रिल बोल तो रहा है, लेकिन निकालोगे प्यूरिफाई कहाँ कराओगे आप? तो आपको बेसिक पोजीशन समझ के चेंज करना पड़ेगा। अभी आपने लॉन्च किया बॉस, BOSS, दैट इज भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। वो बिल्कुल रिडंडेंट है, इवन गवर्नमेंट ऑफिस को बोला तो उन्होंने छोड़ दिया वो अटैचमेंट। तो आप अगर नहीं हो कैपेबल, तो आप मान लो कि भाई हमको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो आज एक वही जो मुझे बताया कि आज एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल IAS एक कंट्री खड़ा है, चाइना। तो यू विल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक वी विल हैव टू चेंज अवर पॉलिसी टू ग्रो। जी, इसमें दो विषय और इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ब्रिक्स को लेकर है। ब्रिक्स को लेकर एक बुनियादी ढांचा जो है, जिसमें एक जो एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरी गैर पश्चिमी आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाना, इस्लामी आतंकवाद का मुकाबला करना और अमेरिका के नैतिक धर्मयुद्ध को खारिज करना। ये सब चीजें ब्रिक्स में डिस्कस हो रही थी। मोदी ने भी रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उन्हें आगे सहयोग करने का वादा किया था। तो ब्रिक्स कहीं ना कहीं ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम हो, जिसमें एग्रीकल्चर का जिक्र आपने कल किया था कि एग्रीकल्चर कैन बी द प्राइम मूवर फॉर अर्निंग एक्सपोर्ट इनकम। अगर एग्रीकल्चर में खोल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ MSP तो मिल नहीं रही किसानों को, और अगर एक्सपोर्ट आप खोल देंगे, डायरेक्ट एक्सपोर्ट खोल देंगे, तो बड़ी बड़ी FPOs जो हैं वो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती हैं। आपने एक वोक्सवैगन मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की कि वोक्सवैगन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब इंडिया से शिफ्ट कर रही है, बिकॉज जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड अलॉटमेंट और रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। और इस रेड टेपिज्म को लेकर या लैग टाइम को लेकर बहुत सारी कंपनियां पहले भी भारत में जो है कंप्लेंट कर चुकी हैं, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक से खुला नहीं है अभी तक 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी के। तो दोनों बातों पर, एक तो ब्रिक्स जो बना था उसमें भारत की भूमिका अग्रिम अगर हो जाती है, तो फिर चाइना के साथ बायलैटरल ट्रीटी या FTA में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरा विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन भी कश्मीर में भारत नीतियों का विरोध करता रहा है, क्योंकि दलाई लामा हमारे यहाँ रहते हैं। तिब्बत को लेकर भारत भी जो है वो तिब्बत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर क्या, और दूसरी बात है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल में चीन हमेशा ब्लॉक करता रहा है भारत की दावेदारी को। तो इन चीजों के मद्दे तहत बॉर्डर इशू को लेकर, UN में दावेदारी को लेकर, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर और ब्रिक्स को लेकर भारत अपनी विदेश नीति चाइना के साथ किस तरीके से बना सकता है? गिरीश जी। जी, न्यूट्रल अगर आप होके देखो तो चाइना को बर्बाद करने में जब एक ओपियम वॉर आप देख सकते हैं। ओपियम वॉर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी तो सबसे ज्यादा हमारी बोट्स ले जाके चाइना में ओपियम डालती थी उनको खत्म करने के लिए। तो अगर हिस्ट्री हम खोदने बैठेंगे तो किसी भी कंट्री का किसी से भी रिलेशन अच्छा नहीं होगा। तिब्बत वगैरह हम बात तो करते हैं, व्हाट वाज द टाइम ऑफ ओटोमन एम्पायर, वो तो सारा का सारा एरिया की था। तो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारे कंट्री के दो टुकड़े हो गए, ईस्ट वेस्ट हो गया। अगर ईस्ट में कुछ दिक्कत हुई तो हमने अपना डिप्लोमेसी यूज करके हमने उसको सेपरेट करवा दिया। तो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल सिचुएशन कभी परमानेंट नहीं रहने वाली है। अभी आप बोलते हो एंटार्क्टिका में टेम्परेचर बढ़ने से कई सी शोर के कंट्रीज जो है या छोटे कंट्रीज वो डूब जाएंगे, तो व्हाट विल यू डू? लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जहां वर्ल्ड पूरा एक रेस में लगा हुआ है डेवलपमेंट के, वहां पे आप अगर इसी को पुराना पकड़ के बैठोगे तो क्या होगा? आप देखिए, एक कोई ऐसा केमिकल था जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, मोरबी एक एरिया है गुजरात में, दैट वाज अ वर्ल्ड लीडर फॉर टाइल्स, मोज़ेक टाइल्स वगैरह जो बना के एक्सपोर्ट करते थे। वो उसका एक पर्टिकुलर बाइंडिंग केमिकल जो है वो चाइना के पास सबसे ज्यादा है, 90%। हमने अपनी डिप्लोमेसी के चलते पाकिस्तान से बुरे रिलेशन में हमने उसको बंद कर दिया, तो वो दुबई और अफ्रीका से होके वापस आने लगा, तो वो वायबल नहीं रहा। और दैट इंडस्ट्री विच यूज्ड टू गिव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लिटरली खत्म हो गई वो। तो अगर आप ये भी देख रहे हो कि डेवलपमेंट के आड़े अगर आपका पॉलिटिक्स आ रहा है तो यू हैव टू शंट योर पॉलिटिक्स। आप रिलेशंस तो रख रहे हो, चाइना को आप बुरा बोलते रहे और पीछे से आप धंधा भी करते रहे, तो ये सिचुएशन जहां के खड़ी रहती है। आप देखिए अफ्रीका के अंदर आप देखिए तो ऑल 53 कंट्रीज, उन्होंने जब तक दब रहे थे जब तक IMF का उसके पास पैसा था। चाइना ने क्या करा है? चाइना ने उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई माइंस में जितना भी मैं मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स मैं निकालूंगा उसके सामने मैं आपको डेवलप करके दूंगा। तो उसने एक अफ्रीकन एक एसोसिएशन बना दिया, FTA कर दिया, अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वो सारे के सारे डेवलप हो गए।
उसने 4 लाख किलोमीटर की पूरी रेलवे लाइन बिछा दी टू ऑल द पोर्ट्स कनेक्टिविटी. सो नाउ अफ्रीका हैज रियलाइज्ड कि हाउ मनी कैन बी गेन्ड एंड हाउ एवरीबॉडी कैन लिव इन पीस. उसने एजुकेशन में खर्चा किया. उसने बोल दिया मैंने जितना भी पैसा दिया मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या वो पैसा आप एजुकेशन और हेल्थ पे यूज कर रहे हो. दैट इज व्हाट ही इज डूइंग. ही इज ट्राइंग टू बी अ गुड बॉय एंड अ गुड फ्रेंड. तो आपकी क्या मजबूरी है? सिर्फ आपको लोकल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप नहीं बोल पाते कि भगत नाराज हो जाएंगे और बोलेंगे देखो आप कल लाल आंख वाली बात कर रहे थे, आज आप उनकी गोद में बैठ गए. लेकिन अमेरिका की गोद में बैठने से मैं ऐसे समझ रहा हूँ, लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल चेंजेस, कि आप एशिया में अलग थलग पड़ जाओगे, क्योंकि नाउ एवरी कंट्री हैज रियलाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ चाइना, कि वो अगर आप दोस्ती करोगे तो आपको आपकी इकोनॉमी उठा लेगा. और चाइना ने बहुत स्मार्टली एक 1,40,00,000 की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है. अब अगर उसके कोई धंधा नहीं करेगा तो अफ्रीका करेगा, क्योंकि अफ्रीका का उसने ऑलरेडी पैसे वाला बना दिया है ना. अफ्रीका कैन डू बिजनेस. और वो धीरे से कोशिश कर रहा है कि जो चांस हमारे पास था कि हम लोग अगर एग्रेरियन स्टेट हो जाते, आज भी एग्रीकल्चर में हमको कोई नहीं पहुंच पाता. इतनी वेराइटीज हैं फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट. आप जब चाहे जब जो चाहे उगा सकते हो. आपकी इजरायली पद्धति से आपने डोम की सिस्टम जो करी, जहां पे आप जो बोलो वो उगा सकते थे. हमारे वहां पे डेजर्ट एरिया में एक गाला करके 2 ब्रदर्स थे, राहुल गाला, और ये वो इजराइल में पीएचडी करके आए थे एग्रीकल्चर में, और वो डोम कल्चर से आप बोलते तो अंजीर, ग्रेप्स वगैरह, आप यू नेम द प्रोडक्ट, और वो उगा लेते थे, क्यों वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर सकते थे. तो दिस हैज टू बी प्रमोटेड. तो आप अगर आज किसानों को पैसे वाला बना देते तो किसान आपकी पूरी, आज भी 45% ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो आपने कौन सी दुश्मनी निभानी है? वेदर आर यू रियली वर्किंग एज एन अमेरिकन एजेंट कि आप खत्म कर दो. अब वो ब्रिक्स में हम लोगों को तब तक परेशान करता रहेगा जब तक हम खुल के नहीं बोल देंगे हम ब्रिक्स से अलग जा रहे हैं. आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रिक्स में ही आप फाउंडर मेंबर थे, और आपके ही मिस्टर कामत जो यूपीआई के मास्टर माने जाते हैं, जो आईसीआईसी के भी एक बार चेयरमैन रहे थे, उन्होंने ही वो ये सिस्टम पेमेंट का सेट करा है, और दैट इज सक्सेसफुली वर्किंग. कतार में चल रहा है, यूएई में चल रहा है, चाइना इज डूइंग इट, नाउ इवन बहरीन इज गोइंग टू डू इट. तो आपने अगर उतना सब प्रोसेस कर दिया तो उसके बाद आप दोस्ती कर लेते, और आप उसका पोटेंशियल जान के आज वो जितनी कंपनियां कंबोडिया, ताइवान, मलेशिया चली गई अमेरिकन कंपनी, आज भी आप देखिए वॉलमार्ट ने अमेरिका को बोल दिया कि भाई हम लोग अपना प्रोफेशनल रिलेशन खराब नहीं करेंगे, क्योंकि उसका 85% मटेरियल वॉलमार्ट का चाइना में बन रहा है. आप ऑटोमोबाइल में आप उससे नहीं पहुंच रहे हो, आप आईटी में नहीं पहुंच रहे हो, तो आप क्यों नहीं उसका हेल्प ले रहे हो? तो वो एक बार सिस्टम आप समझ लीजिए कि 12,000 सैटेलाइट ऊपर जाने के बाद अगर वॉर होती है सैटेलाइट की, तो मजबूरी ये होगी कि आपको चाइनीज सैटेलाइट ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी. और ये अभी और भी एक कर रहा है, दैट इज माइक्रो सैटेलाइट. ही इज लॉन्चिंग फ्रॉम 2 to 6 टन, जो आपको स्पेस में जाके आपको डिलीवर करना होगा या रिपेयरिंग करना होगा तो वो काम आएगा. ही इज लुकिंग एट द 5th जनरेशन कि भाई आगे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसको हम कैसे टैकल करेंगे. तो हम लोग तो उसके बारे में कहीं पर भी नहीं है. हमने टूरिज्म सेक्टर खत्म कर दिया, हमने एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, हमने 2 लोगों को नंबर वर्ल्ड 1 बनाने के चक्कर में हमने सारा सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम कोलैप्स कर दिया. अभी आपके पास करेक्शन का टाइम है कि आप चाइना के साथ लेके उसको बोल दो कि भाई अभी देखिए रशिया और इनके बीच में बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो गया. ऑयल सप्लाईज आर बीइंग डन बाय रशिया, डिफेंस सेक्टर इज टेकन केयर ऑफ बाय बोथ ऑफ देम. लेकिन एग्रीकल्चर के लिए वो धीरे धीरे अफ्रीका शिफ्ट हो रहा है. तो अफ्रीका को एग्रीकल्चर अब बना देगा, डिफेंस आपके कंट्रोल में आ गया, ऑयल, तो फिर nobody in the world is going to compete with you. ये आपको देखना पड़ेगा. तो आई थिंक वी नीड टू डिसाइड वेरी फास्ट, नहीं तो हम लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे. जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो बनाया था वो सीधा अब इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीका तक भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करेगा, जिसमें तिब्बत से लेके अफ्रीका तक आपका रास्ता खुल गया है गवादर पोर्ट के जरिए. चाबार पोर्ट में हमारा कहीं ना कहीं मामला रुक गया है. साउथ चाइना सी में अब हमारा प्रभुत्व जो हम बनाने वाले थे, 56 इंच की छाती दिखाने वाले थे, वो शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा. दूसरी बात है, इंडिया जो है नेगोशिएट कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया में अपने जो पृथ्वी मिसाइल्स हैं या जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको बेचने की भी कवायद कर रहा है. अभी मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश और नेपाल से हमारा जो अपना जो हमारा कारोबार रहा है वो कहीं ना कहीं एक वापस अपनी स्थिति पर आ गया है. तो चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है और उसकी वैल्यू एडिशन जो हम करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए 20% से 60% टैरिफ लग जाएगा अमेरिका का, तो क्या एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए नहीं खुल रही है कि ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इसको एक बिजनेस हब बनाया जाए, जिससे कारोबार भी हो, नौकरियां भी उत्पन्न हो? क्योंकि आईटीएस सर्विसेज में तो अभी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है. यूरोप इज अंडर रिसेशन और अपना 6% बजट वो डिफेंस के लिए
कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिसका फायदा इनडायरेक्टली शायद चाइना को भी होने वाला है। तो आईटी आईटीएस सर्विसेज को छोड़ क्या अब हमें वैल्यू एडिशन करके अपने नेबरिंग कंट्रीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को नहीं सीज करना चाहिए गिरीश जोशी जी? और बीआरआई को लेकर देखिए, बीआरआई ने ही तो सारा कंट्रोल चाइना को दे दिया है, और बीआरआई में उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, क्योंकि उसी की कंट्री का वहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वहां पे पैसा ये लगा रहा है। तो बीआरआई वाज द ओनली वे आउट। अगर आप वैसे भी देखिएगा कि जिस दिन शिपिंग कंपनीज के अंदर आज भी आप देखिए तो वो बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता चला जा रहा है, जैसे ऑयल के रेट्स आपके कंट्रोल से बाहर चले जा रहे हैं। तो यू विल हैव टू नीड एन ऑल्टरनेटिव। आज भी जो बाय लैंड ट्रांसपोर्ट है दैट इज वेरी चीप। तो वो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू डू दैट। आप ग्वादर पोर्ट की बात करते हो तो ग्वादर पोर्ट में इनिशियल इनिशिएटिव हमारे पास ही आया था, और बाइडेन ने उसको एग्जाम करा था, ट्रंप ने पहले टर्म में एग्जाम करा था। वो डॉलर सैंक्शन जो लगे थे वो बोला हम लोग इस ग्वादर पोर्ट को हम लोग अलग से कर रहे हैं। ट्रंप ने आके वापस लगा दिया। तो उसने आते ही आपको कौन सा सपोर्ट करा है कि आप उसके सामने झुके जा रहे? और चाइना ने वहीं पे आपको 1400 किलोमीटर की लाइन डाल दी। नाउ ही स्मार्टली वर्किंग। और ईरान वाज कंपेल्ड टू टेल कि भाई हमारा वो एग्रीमेंट तो सिर्फ डेवलपमेंट का था, उसके बाद तो चाइना कैन डू रेस्ट ऑफ द वर्किंग। तो उसने बहुत ही स्मार्टली, क्योंकि उसको भी पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी एम्बिग्यूअस लग रही थी बिकॉज ऑफ बलोचिस्तान, तो उसने भी सोच लिया कि ऑल्टरनेट और एक पोर्ट भी बना दिया है। वो 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, ग्वादर एंड चाबार। तो चाबार पोर्ट से लाइन डालने से उसने अपना सिस्टम तो क्लियर कर लिया, और अभी वो पाइपलाइंस पे भी वो वर्कआउट कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन थोड़े ही दिनों में मैं समझता हूँ रशिया से निगोशिएट कर लेंगे। दे वुड नॉट प्रेफर गोइंग विद अमेरिका, क्योंकि आप क्या एश्योर करोगे? आपकी गैस लाइन बंद होने के बाद अमेरिका ने उसको शिप से भेजना शुरू करा, दैट वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कॉस्टलियर। उनको भी तो सर्वाइव करना है। तो जर्मनी, आप देखिए वॉक्सवैगन भी अभी लेटेस्ट कुछ मैसेज आ रहा था कि जर्मनी की टॉप मोस्ट कंपनी नाउ थिंकिंग टू शिफ्ट टू मेक्सिको। वो बोल रहा है, मागा बोल रहा है, लेकिन वो अमेरिका जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आपका लेबर ही चीप नहीं मिलेगा। यहाँ $10 में जो आपका काम हो रहा है वहां पे $30 होगा, और फिर आपके वहां पे ह्यूमन राइट्स आएंगे, एक्सप्लॉइटेशन का क्लॉज आएगा। तो एवरीबडी नोज द सिचुएशन, इट इज रिटन ऑन द वॉल कि अमेरिका की ये पॉलिसी रही तो 5 साल में उसकी बर्बादी तय है। आज आप देखिए हमारे नेबर्स में ज्यादातर जितने पटेल लोग हैं उनकी मैक्सिमम इनकी मोटल्स और होटल्स हैं। वो बेचना होता है तो आपको बैंक को बोलना पड़ता है, वो बोलता है 50% की ऑफर दे रहे हैं, फिर भी सेल्स नहीं हो रहे हैं। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ अमेरिका नाउ। और अगर 85% हमारे गुजरात के अगर वो वहां पे होटल्स और मोटल चला रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप इतने स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हो। अगर वो लोग भी छोड़ के आ जाएंगे तो वेयर विल योर इकोनॉमी स्टैंड? तो इनका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, लेकिन वो सोचे कि नहीं सोचे, वी विल हैव टू रीथिंक अवर इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी इन पॉलिटिक्स कि भाई वेदर वी आर रियली गोइंग टू रियलाइज। क्योंकि आप देखिए मलेशिया से भी हम लोग पामोलिन लेते थे, कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन वो कमेंट कर दिया उसने मुस्लिम्स के फेवर में, तो हमने उसके साथ धंधा बंद कर दिया। नाउ दिस थियरीज आर नॉट गोइंग टू वर्क। और अभी आप भी देखिए मैक्सिमम कंपनी जो चली जा रही हैं उनका मेन रीजन ये होता है कि रेड टेपिज्म, करप्शन और नॉट सोशल स्टेबिलिटी नहीं है आपके वहां पे। आप पोल्यूशन तो बहुत बड़ा क्लॉज हो गया, और वो ये आपका कुंभ का चलने के बाद जो गंगा का पूरा जो सिस्टम दुनिया भर को पता चल गया, दे आर कमेंटिंग वेरी बैडली ऑन दैट। तो अगर फॉरेनर आएगा तो वो पहले तो यही देखेगा कि भाई ईस्ट टू वर्किंग है, टैक्सेशन टेररिज्म नहीं है, करप्शन नहीं है, वो सब नहीं है, उसमें हम कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स टू कम लाइक दिस, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। जी, मोदी और जी जिनपिंग के पास एक अपॉर्चुनिटी है लीडर समिट ब्रिक्स में जुलाई में, G20 की नवंबर में, और शंग्रीला कोऑपरेशन ग्रुप की कुछ समय बाद इसी साल में है। अनदर की साइन पोस्ट इसमें यह है चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अगर क्रिटिकल कैपिटल इंडियन इंडस्ट्री को चाइना से मिल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल में, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, बहुत सारा रिन्यूएबल का सामान चाइना से ही आता है, तो ये इंडिया का जो $85 बिलियन का इस साल का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा कर सकता है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट पूरे दुनिया में होती है। सारे आप देख लीजिए साउथ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना ने कितना पैसा लगाया है। तो अगर चाइना चाहे और भारत के साथ उसका बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाए तो बहुत सारा चाइनीज निवेश, जिसकी एफडीआई के लिए हम अमेरिका और यूरोप भागते हैं, वो चाइना से ही आके भारत को एक स्टेबल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट दी जा सकती है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।